आरुषि तलवार, एक 13 साल की लड़की जो अपने पेरेंट्स राजेश और नुपुर तलवार की इकलौती बेटी थी। आरुषि का जन्म 24 मई 1994 को IVF के थ्रू हुआ था और इसी वजह से वो अपने फैमिली मेंबर्स की सबसे लाडली बेटी थी। उसके पेरेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से होने के बाद भी उनकी फैमिली एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव विचारधारा की थी। दोनों राजेश और नुपुर बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट थे, जिनका नोएडा के हाउस खास में एक क्लिनिक भी था। राजेश रोज सुबह 9 से 12 क्लिनिक देखते और ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाने जाते। वहीं नुपुर यूजुअली शाम को क्लिनिक देखती अलॉन्ग विद अनदर डेंटिस्ट कपल अनीता एंड प्रफुल्ल दुर्रानी। और इसी हेक्टिक शेड्यूल के चलते तलवार्स दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुए अपने नए अपार्टमेंट में, जिसका एड्रेस जल्द ही बहुत फेमस होने वाला था। 15 मई 2008 का दिन तलवार्स के लिए एकदम एज यूजुअल था। राजेश और नुपुर हमेशा की तरह सुबह क्लिनिक के लिए निकलते और आरुषि स्कूल के लिए। और अराउंड 1:30 PM नुपुर आरुषि को स्कूल से पिक करके घर वापस भी आ जाती है, जहां नुपुर की सिस्टर इन लॉ वंदना तलवार उन्हें लंच के लिए ज्वाइन करती है। लंच के बाद अराउंड 4:30 PM नुपुर और वंदना अपने काम के लिए निकल जाते हैं, वाइल आरुषि घर पर ही रुकती है। एंड देन शाम को अराउंड 7:30 बजे नुपुर भी क्लिनिक से घर लौटती है, जहां उनका डोमेस्टिक हेल्प एंड कुक हेमराज आ चुका होता है खाना बनाने के लिए। एंड अराउंड 9:30 PM राजेश को उनका ड्राइवर उमेश शर्मा उनके अपार्टमेंट के पास छोड़ देता है और गाड़ी पार्क करने चले जाता है। पार्क करने के बाद उमेश गाड़ी की चाबी और बैग देने जब ऊपर अपार्टमेंट आता है तो दरवाजा हेमराज खोलता है, जहां उमेश फ्रंट डोर से देखता है कि आरुषि और नुपुर डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं खाना खाने के लिए और राजेश अपने रूम से बाहर निकल रहे हैं। एंड दिस वाज द लास्ट टाइम किसी आउटसाइडर ने आरुषि और हेमराज को जिंदा देखा था, क्योंकि उमेश के जाने के बाद पूरी फैमिली एक साथ डिनर करती है और सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बट सिंस आरुषि का 14th बर्थडे आने वाला था तो राजेश ने एक सोनी DSC कैमरा ऑनलाइन ऑर्डर किया था एज अ बर्थडे सरप्राइज फॉर आरुषि। लेकिन नुपुर इंसिस्ट करती है कि वो इस गिफ्ट को आज ही दे, क्योंकि आरुषि को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। इसीलिए जब उसे कैमरा मिलता है तो वो बहुत से फोटोज क्लिक करती है, खुद के और अपने पेरेंट्स की भी। फिर उसके बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर राजेश को लैपटॉप में थोड़ा काम रहता है तो वह नुपुर से राउटर ऑन करने को कहते हैं, जो कि आरुषि के रूम में था। फिर नुपुर आरुषि के रूम में जाती है, जहां आरुषि चेतन भगत की बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही होती है। उसके बाद नुपुर राउटर ऑन करके वहां से चली जाती है। फिर अराउंड 11:40 पे राजेश भी अपना काम करके सोने चले जाते हैं एज पर हिज लैपटॉप यूजेज। बट उनका राउटर 12:08 पे लास्ट यूजेज दिखा रहा होता है। और तो और यही राउटर उस रात कई बार ऑन एंड ऑफ भी हुआ था, मगर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि यह राउटर ऐसे ही ऑन एंड ऑफ होते रहता है। सो इस राउटर के डेटा पे रिलाई करना एकदम यूजलेस है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आरुषि के रूम का डोर सेल्फ लॉकिंग था, यानी कि कोई बाहर से दरवाजा नहीं खोल सकता था अनलेस कि उनके पास डोर की चाबी हो, जो उस रात नुपुर ने यूज की थी राउटर ऑन करते टाइम। The only way I could put this across is that when I was almost dropping off to sleep and Rajesh told me to go and put on the router in the next room, I kind of woke up and I did go into Arushi's room and I put on the router and I said, okay Arushi, good night, now you go to sleep, and I pulled back the door and I walked out. Probably the biggest mistake of my life. उसके बाद रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। 16 मई सुबह 6 बजे तलवार्स की मेड भारती मंडल उनके अपार्टमेंट की जब डोरबेल बजाती है तो कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर 2-4 बार और डोरबेल बजाने पर नुपुर आती है दरवाज़ा खोलने के लिए। पहले नुपुर इनर डोर खोलती है और उसके बाद जब मिडिल में डोर खोलने जाती है तो वो नहीं खुलता। तो उसे लगता है कि शायद हेमराज दूध वगैरह लेने बाहर गया होगा और बाहर से लॉक करके गया होगा। तो वो भारती से कहती है कि थोड़ी देर वेट कर ले, तब तक हेमराज भी चाबी लेके आ जाएगा। मगर भारती को और भी जगह काम रहता है तो वो नुपुर से इंसिस्ट करती है कि घर की डुप्लीकेट चाबी वो बालकनी से नीचे फेंके ताकि वो लॉक खोल के ऊपर अंदर आ सके। फिर भारती नीचे जाके नुपुर से चाबी कलेक्ट करती है
और ऊपर आने लगती है। तो उतने में ही राजेश की भी नींद खुलती है और वो डिनर टेबल पे एक बैलेंटाइन्स वाइन बॉटल देख के एकदम हैरान होता है, क्योंकि उन्होंने रात को तो कोई वाइन नहीं पी थी, फिर यहाँ बॉटल कैसे। तभी वो नोटिस करते हैं कि आरुषि के रूम का डोर खुला हुआ है, जो यूजुअली लॉक्ड रहता था। इसलिए जब वो उसके रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि आरुषि की बॉडी एकदम खून से लथपथ उसके बेड पर पड़ी है। उसका गला कटा हुआ है और चारों तरफ खून के निशान है। उतने में ही भारती जब ऊपर दरवाजे के पास आती है तो वो देखती है कि दरवाजा लॉक्ड नहीं था, बल्कि सिर्फ लैच था, जिसे जोर से धक्का देके खोलना था। खैर, फिर जब वो घर में एंटर करती है तो नुपुर पैनिक में भारती से कहती है, देखो ये हेमराज ने क्या किया, और वो उसे आरुषि के रूम में ले जाती है। और आरुषि की बॉडी देखकर भारती मंडल एकदम घबरा जाती है। फिर भारती पैनिक में नीचे जाके उनके नेबर्स को इन्फॉर्म करती है और नुपुर भी अपने फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स को कॉल करती है, जो तुरंत ही इस खबर के बाद वहां पहुंच जाता है। अराउंड 7:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है एंड बाय द टाइम पुलिस वहां पहुंचती, घर में ऑलरेडी 15 लोग मौजूद थे। क्राइम सीन तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन नोएडा पुलिस इतनी इनकॉम्पिटेंट थी कि उन्होंने ना ही घर की पूरी तरह से तलाशी ली और ना ही क्राइम सीन को सील किया। इनफैक्ट अब क्योंकि बेटी का मर्डर हुआ था और उनका नौकर गायब था, तो पुलिस नेचुरली हेमराज को ढूंढने में लग गई और सिर्फ कुछ ही देर में वहां मीडिया का जमावड़ा भी लग गया। उसके बाद तो ये न्यूज एकदम आग की तरह फैल गई। The murder of a teenager in a Delhi suburb. Arushi Talwar's body was found with stab and head injuries at her Noida home this morning at a room right next to where her parents slept. The main suspect in the case is a domestic help, a Nepalese man who's gone missing. By the time पुलिस हेमराज को ढूंढती, अराउंड 8:30 AM आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है एंड उसके बेडशीट का कटआउट और पिलो कवर फॉरेंसिक्स में भेज दिया जाता है। और जो बचा हुआ आरुषि का सामान था, जैसे मैट्रेस, पिलो एंड क्लोथ्स, इन सबको एक बेडशीट में लपेटकर उनके पड़ोसी टेरेस में डंप करने जाते हैं। मगर टेरेस के डोर पे लॉक लगा रहता है और उसकी चाबी भी नहीं मिल रही होती है। तो फिर आरुषि के बिलोंगिंग्स को उनके नेबर्स बाजू के टेरेस पर डंप करते हैं, जो कि एकदम एडजेसेंट था तलवार्स के टेरेस से। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि किसी ने तलवार्स के टेरेस की ओर झांक के क्यों नहीं देखा। एनीवेज, तभी कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने स्टेयरकेस की ओर और ऊपर टेरेस डोर पे खून के निशान देखे थे। मगर पुलिस टेरेस के लॉक को तोड़ने की वजह उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। आई मीन, यू कैन इमेजिन द वर्क कल्चर ऑफ नोएडा पुलिस बैक देन। खैर, उसके बाद आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम से वापस लाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट में ये फॉलोइंग चीज़ें पता चलती है। पहले कि एक हैवी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आरुषि के फोरहेड पर मारा गया था, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो गई। और फिर किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से उसका गला काटा गया। डॉक्टर्स को आरुषि के पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड मिला, जिससे कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेथ था अराउंड 12 से लेके 1 बजे का। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने CBI की क्लोजर रिपोर्ट से ली है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फिर उसके बाद अराउंड 4:30 PM आरुषि की बॉडी को क्रेमेशन के लिए ले जाया जाता है। अगले दिन यानी 17 मई को जब राजेश और नुपुर आरुषि की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जा रहे थे, तो उनके घर पे राजेश के भाई दिनेश तलवार विजिटर्स को रिसीव कर रहे थे। तो उतने में ही एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम क्राइम सीन को विजिट करते हैं, जहां उनकी नज़र टेरेस के स्टेयर्स की ओर पड़ती है। फिर वो टेरेस का लॉक तोड़ने बोलते हैं, मगर चाबी नहीं मिलती। देन वो इंसिस्ट करते हैं कि इस डोर के लॉक को तोड़ा जाए। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेटिंग SP को कॉल करते हैं, मगर वो SP किसी काम में बिजी रहता है, तो वो किसी और ऑफिसर को भेजता है ताकि उसके सामने लॉक तोड़ा जाए। और फिर जब दरवाजे का ताला टूटता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टेरेस पे खून के ड्रैग मार्क्स और एक बॉडी पड़ी हुई होती है, जो बिल्कुल डिकम्पोज स्थिति में एक कूलर पैनल से ढकी हुई होती है। हर जगह खून ही खून और स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग कि कोई सांस भी ना ले सके। तभी वो पुलिस ऑफिसर दिनेश से पूछता है कि क्या वो इस बॉडी को पहचानता है, तो वो इनकार कर देता है। तो फिर पुलिस राजेश को कॉल करके उन्हें घर बुलाती है, जो कि हरिद्वार के लिए निकल चुके थे। लेकिन पुलिस ऑर्डर्स की वजह से उन्हें बीच रास्ते से ही घर लौटना पड़ता है, जहां नुपुर नीचे गाड़ी में ही रुकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती
कि आरुषि की अस्थियों को लेके वो ऊपर घर आए। इसलिए फिर राजेश छत पर जाते हैं, लेकिन वो भी बॉडी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन उस बॉडी के कपड़े हेमराज से मैचिंग थे और वहां मौजूद कुछ नेबर्स फिर कंफर्म करते हैं कि यह बॉडी हेमराज की ही है। पुलिस फिर उस बॉडी को बेडशीट में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि हेमराज के सिर पे एक ब्लंट वेपन से वार किया गया था और किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से उसका भी गला काटा गया था, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड विद आरुषि। उसके पेट में कोई खाना नहीं मिला, जिससे ये पता चलता है कि उस रात उसने खाना नहीं खाया। और हेमराज का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेथ भी अराउंड 12 से 1 का था। ऊपर से उसकी बॉडी एक बेडशीट में लपेटकर छत की एसी के पास ड्रैग की गई थी और फिर एक कूलर पैनल से उसे ढक दिया गया था। मगर नोएडा पुलिस की लापरवाही हमें फिर एक बार दिखती है, जहां उन्होंने दूसरी बार क्राइम सीन को सील नहीं किया और इस बार तो नेबर्स के साथ साथ जर्नलिस्ट को भी एंटर करने दिया गया। एंड मोरओवर जो कूलर पैनल हेमराज की बॉडी पे रखा गया था उससे भी फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए। यहाँ तक कि टेरेस डोर के पास एक हैंडप्रिंट क्लियरली विजिबल था, इवन उसका तक फिंगरप्रिंट नहीं लिया गया। सो यू कैन इमेजिन कि नोएडा पुलिस कैसे काम करती थी। एनीवेज, जो हेमराज कल तक पब्लिक एनिमी नंबर 1 था, उसके मर्डर के बाद कहानी में एकदम ही नया ट्विस्ट आ गया। एंड नोएडा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसी वजह से 21 मई को दिल्ली पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होती है। बट टू मेक द मैटर्स वर्स, दिल्ली पुलिस भी इस केस को लेकर कितनी सीरियस थी ये आप आगे देखोगे। जैसे ही पुलिस सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है तो उनके सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आने लगती है, जैसे कि आरुषि का फोन क्राइम सीन से मिसिंग था, बट अकॉर्डिंग टू CDR रिकॉर्ड्स वो अपने बॉयफ्रेंड अनमोल से टेक्स्ट पे बात करती थी। इसलिए पुलिस अनमोल को पूछताछ के लिए बुलाती है, जहां वो बताता है कि आरुषि से उसका झगड़ा होने के कारण उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और जब वो उसे टेक्स्ट भी करता है तो वह टेक्स्ट रिसीव नहीं होता। यहाँ तक कि उसने रात को 12 बजे तलवार्स के लैंडलाइन पे भी कॉल किया था, मगर किसने वो कॉल पिक नहीं किया। और अनमोल ये भी बताता है कि आरुषि कुछ दिनों से अपने फादर को लेके किसी बात से नाराज थी, जिसका जिक्र उसने अनमोल से किया था। यहाँ तक कि पुलिस को एक ईमेल भी मिलता है जिसमें आरुषि अपने डैड से किसी चीज को लेके माफी मांगते हुए लिखती है, I just wanted to try it out cause I heard from my friends, so what's the harm? I won't do it again and kinda know how you are feeling। जिससे पुलिस को तलवार्स पे एकदम शक होने लगता है। यहाँ तक कि मर्डर पेरेंट्स के रूम के बाजू में हुआ था और उन्हें पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? चौथी वजह, जो कैमरा आरुषि के पेरेंट्स ने उसे दिया था उस रात उसके फोटोज भी डिलीटेड थे। आउट ऑफ टोटल 23 फोटोज सिर्फ 4 ही वहां पे थे, बाकी सब डिलीट हो चुके थे। पांचवी वजह, यहाँ तक कि घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, यानी कि किलर जो भी था वो घर को अच्छी तरीके से जानता था, तभी उसने वो वाइन बॉटल कंसील्ड बार से निकाल कर पी थी। इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस डॉट्स कनेक्ट करती है और फिर 23 मई मर्डर के एकदम 7 दिन बाद पुलिस राजेश को अरेस्ट करती है। दिनेश अरुण मुझे बचाइए, मैंने कुछ नहीं करा, अपनी बेटी का कत्ल किया है, अब मेरे को बचाओ। दिनेश दे आर प्रेमिंग मी यार, ऑलरेडी लाइक दिस। नहीं डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं? चलो चलो बैठ डॉक्टर। हेलो अरेस्ट के बाद पुलिस एक इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है, क्लेमिंग कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर दिया है, पर वो कितने सीरियस थे ये आप खुद ही देख लो। 16 तारीख में सुबह पुलिस को खबर दी गई कि श्रुति का कत्ल हुआ है। डॉक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी लड़की को भी थी, नौकर को भी थी। इसलिए आगे बात तो सुने मेरी, आगे मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। इस बात की चर्चा हेमराज और आरुषि आपस में करते थे। इस चर्चा के दौरान उनकी घनिष्ठता हो गई और वो एक दूसरे के नजदीक आ गए।
इसको डॉक्टर राजेश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, भले उनका अपना करैक्टर भी उतना ही खराब था। उस समय उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल हालत में, ऑब्जेक्शनेबल हालत का मतलब ये नहीं कि वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसी हालत में देखा उनको जिसमें उनको अच्छा नहीं लगा। किसको? डॉक्टर राजेश को, नाम तो मैं ले रहा हूँ, डॉक्टर राजेश। पुलिस के हिसाब से आरुषि जो एक 13 साल की बच्ची थी और हेमराज जो एक 45 ईयर ओल्ड आदमी था, उन दोनों को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख के राजेश ने गुस्से में उन दोनों को मार डाला और सारे एविडेंसेस भी मिटा दिए। ये आर्गुमेंट कितना लॉजिकल था पता नहीं, मगर उसके बाद तो पब्लिक में ये बात और भी फैल गई कि कैसे एक बाप ने अपने बेटी को मार डाला, और मीडिया भी कोई कम नहीं था। टीआरपी बटोरने के लिए उन्होंने उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन तक कर डाला। Story of the young Tehelka journalist who has accused her editor-in-chief of repeated incidents of sexual assault, and in the last 2 days, the story of the young 14-year-old Arushi Talwar who was murdered 5 years ago in May. Now, you'd think there was nothing in common, especially as the Arushi murder happened at a time when social media was perhaps not so vibrant. But as a matter of fact, there is. What's common between the two cases is the character assassination of both these young women, and not just by some rabid accounts online, but in the case of the Tehelka journalist, but by the state and in many instances by us in the mainstream media as well. जहाँ एक तरफ लोग पेरेंट्स को कातिल मान रहे थे, तो वही कुछ लोग थे जिन्हें पुलिस की इस थियरी पे डाउट्स थे, क्योंकि तलवार्स ने अपने डिफेंस में कहा था कि उनके बेडरूम का एसी बहुत आवाज करता है, इसी वजह से दूसरे रूम में क्या हो रहा है ये उन्हें पता नहीं चलता था। और जो राजेश के एलिजेड अफेयर के बारे में पुलिस बता रही है वो एक झूठ है, और पुलिस अपनी इनएफिशिएंसीज छुपाने के लिए उन्हें बदनाम कर रही है। इनफैक्ट दुरानीज उनके लिए एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह है। Dr. Durrani is like an extended family. I have known her since Arushi was born. Her daughter and my daughter are the same age, probably a 6-month difference. They were like sisters, you know. They have been a part of my family all throughout. और रही बात फोटोज डिलीट होने की, तो आरुषि खुद से अपनी फोटोज डिलीट करती थी जो उसे पसंद नहीं आते थे, और क्योंकि कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं था राजेश तलवार को अरेस्ट करने के पीछे, और ऊपर से जिस सीरियसनेस के साथ नोएडा पुलिस शुरू से काम कर रही थी, बहुत से लोग इस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठा रहे थे, इंक्लूडिंग द तलवार फैमिली। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, और फिर 31 मई मर्डर के ठीक 15 दिन बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। 25-member team led by Detective Arun Kumar has reached Talwars in Sector 21 in Noida. The Arushi murder case has now been taken over by the CBI. Only the residents in the area are allowed to move in and out. No one is being allowed in without any checks. The question everyone is asking, what would the CBI now be able to find? जैसे ही सीबीआई टीम लेड बाय अरुण कुमार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, तब हमें थोड़ी सीरियसनेस देखने मिलती है। पहले तो वो पूरे क्राइम सीन को सील कर देते हैं ताकि कोई रिपोर्टर्स और ना ही कोई मीडिया वाले आसपास घूम सके। फिर वो पूरे क्राइम सीन को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, स्टार्टिंग विद साउंड टेस्ट। सीबीआई तलवार्स के बेडरूम का एसी चेक करते हैं फॉर नॉइस, कि कोई आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं, और वो नोटिस करते हैं कि एसी की आवाज से बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आ सकती। उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि हेमराज का रूम बिखरा पड़ा था। उसके रूम में एक स्प्राइट बोतल, बियर और विस्की बोतल उन्हें मिलती है। फिर केके गौतम जो 17 मई को तलवार्स के घर पे आए थे, वो भी बताते हैं कि उन्होंने हेमराज के बेडशीट पे कंप्रेशंस देखी थी और बाथरूम यूज देखा था, जो कि कंफर्म करता है कि वहाँ और भी लोग थे। फिर सीबीआई हेमराज का बायोडेटा निकालना स्टार्ट करती है कि वो किससे मिलता था, उसके दोस्त कौन थे, एंड उसका किसी से झगड़ा वगैरह तो नहीं था। एंड बेस्ड ऑन दैट सीबीआई मेक्स इट्स फर्स्ट अरेस्ट, कृष्णा थादराय। कृष्णा लाइक हेमराज एक नेपाली था जो तलवार्स के क्लिनिक में कंपाउंडर था। सीबीआई ने नोटिस किया कि मर्डर के 2 दिन पहले क्लिनिक में कृष्णा से डेंटिस्ट कास्ट गलत होने की वजह से राजेश ने उस पर बहुत गुस्सा किया था, जिस वजह से कृष्णा काफी चिढ़ा हुआ था। और राजेश के ड्राइवर उमेश के साथ जब वो कार में जा रहा था तो कृष्णा ने गुस्से में कहा कि वो उसे यानी राजेश को देख लेगा। मोर ओवर अकॉर्डिंग टू सीबीआई हेमराज और आरुषि का कुछ अफेयर चल रहा है। ये स्टोरी भी पहले कृष्णा ने ही नोएडा पुलिस को बताई थी। इन सभी चीजों की वजह से सीबीआई ने उसे डिटेन किया और पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया, लेकिन उसके रिजल्ट्स
इनकॉन्क्लूसिव थे। इवन राजेश और नुपुर पे भी नार्को टेस्ट किए जाते हैं, उनके रिजल्ट्स भी इनकॉन्क्लूसिव निकलते हैं। बट ऑन 13 जून कृष्णा पे नार्को टेस्ट किया जाता है, जिससे सीबीआई को एक लीड मिलती है। कृष्णा थोड़ा राय कहाँ का है? नेपाल का। कब? और हेमराज का दोस्त और कौन कौन आते थे उस घर को? में एक राजकुमार आता था। हाँ। जो डॉक्टर दुरानी का काम करता है। और एक नीचे से एक राजू नाम का लड़का था, वो आता था। एक ही आता, मैं आता था बस। मैं आता था बाई चांस, कभी कभार आता था मैं। वो तो नहीं आता था। तो फोन में बात हो जाती थी। और हेमराज का घर में और कौन? हेमराज का दोस्त और कौन कौन है दिल्ली पे? हेमराज का एक मैं ही हूँ, एक राजकुमार है। राजकुमार का धंधा क्या है? राजकुमार का? हाँ। राजकुमार का मैंने उससे कभी खुल के बात नहीं किया है, कभी भी दिल से बात नहीं किया है। पर देखा जाए तो वो ठीक हो नहीं हो खुदा बताता है। उसको मैंने 1-2 बार हेमराज के साथ ही देखा है। राजकुमार जो दुर्रानीस के घर का हाउस हेल्प था, उसे अरेस्ट किया जाता है। कि हेमराज को किसने मारा? राजकुमार ने ही मारा क्या? हाँ? राजकुमार ने मारा क्या? हो सकता है मैम, राजकुमार हो या आस पड़ोस का हो। क्या? या आस पड़ोस का हो। क्या? आस पड़ोस हो। क्या? कौन? आस पास का कोई हो। आसपास कौन है रे? नेपाली लोग है क्या आसपास? नहीं। तुमने देखा ना कौन था राजकुमार के साथ? राजकुमार के साथ और कौन था? राजकुमार के साथ था। हाँ, कौन? हिंदू लड़का। कौन था? क्या नाम था उसका? शंभू यानी कि विजय मंडल, जो तलवार के नेबर के यहाँ हाउस हेल्प था, उसे भी अरेस्ट किया जाता है। अब तीनों सस्पेक्ट्स गिरफ्त में थे। सीबीआई ने उनकी इंट्रोगेशन और नार्को टेस्ट के बाद 13 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे इंसिडेंट की टाइमलाइन बताई। सो अकॉर्डिंग टू सीबीआई 15 मई की रात को सबके सोने के बाद कृष्णा, विजय मंडल और राजकुमार तलवार के अपार्टमेंट आए और हेमराज के कमरे में रुके थे। वहाँ ये तीनों शराब कंज्यूम करते हैं और जब शराब खत्म होती है तो हेमराज को इंसिस्ट करते हैं कि राजेश के कंसील्ड बार से बॉटल लेके आए। और जब हेमराज बॉटल लेने जाता है तब तक नशे में धुत ये 3 लोग आरुषि के रूम में जाते हैं उसे असॉल्ट करने। बट इन दैट प्रोसेस आरुषि रेजिस्ट करती है और उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये जब हेमराज देखता है तो एकदम पैनिक हो जाता है। तभी ये लोग उसे छत पे ले जाते हैं समझाने के लिए, मगर वो नहीं मानता। फिर वो उसे भी मार डालते हैं और गला काट देते हैं और फिर नीचे आके आरुषि का भी गला काट देते हैं ताकि दोनों मर्डर्स सिमिलर लगे। उसके बाद वो विस्की का एक सिप लेके वहां से निकल जाते हैं। Soon after this press conference, राजेश तलवार को बेल मिल जाती है and he returns home. उसी देर के बाद घर आया हूँ। मेरे को घर में थोड़ी देर चैन से बैठने दीजिए, मैं आराम से मेरे को थोड़ा सा अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने दीजिए, अपनी डॉटर के बारे में सोचने दीजिए। जहाँ एक तरफ राजेश तलवार को रिलीज किया गया था, वही दूसरी ओर पूरा अटेंशन उन सर्वेंट्स की ओर चला गया जिन्होंने नार्को टेस्ट के अंदर इस क्राइम को कबूला था। एंड मोर ओवर कृष्णा के बिलोंगिंग से एक खुकरी नाइफ एंड एक पिलो कवर बरामद हुआ जिसपे 2 ब्लड स्टेन मार्क्स थे, जिसका डीएनए हेमराज से मैच कर रहा था, विच वॉज इनफ टू सॉल्व एंड क्लोज द केस फॉर एवर। और सबको यही लग रहा था कि यह केस फाइनली सॉल्व हो गया है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब सीबीआई कहती है कि जो पिलो कवर कृष्णा के रूम से मिला था जिसपे ब्लड स्टेन था, वो एक्चुअली हेमराज के रूम से कलेक्ट किया गया, लेकिन एक टाइपो एरर की वजह से उसे कृष्णा का बताया गया। I mean, सीरियसली, जो सबसे बड़ा एविडेंस था इस केस को सॉल्व करने के लिए, जिससे ये केस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, उसमें आप कैसे टाइपो एरर कर सकते हो? और ऊपर से जो साउंड टेस्ट भी सीबीआई ने कंडक्ट किया तलवार के बेडरूम में, उसमें उन्होंने सिर्फ एक चम्मच ड्रॉप करके साउंड चेक किया। I mean, what were they thinking? एक स्कफल अगर होगा किसी रूम में तो उसका साउंड एक चम्मच के साउंड से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? एंड ऊपर से जो नाइफ कृष्णा के बिलोंगिंग से मिला था वो एकदम ब्लंट था, यानी कि उससे गला नहीं काटा जा सकता था, और ऊपर से उस पर कोई ह्यूमन डीएनए तक नहीं था।
और तो और उसमें एक सर्वेंट तो उस रात अपनी मालकिन को रिसीव करने रेलवे स्टेशन गया था, जिसका कॉन्क्रीट एविडेंस भी मौजूद है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग अब सीबीआई पे सवाल उठा रहे थे कि क्या सीबीआई में भी ढंग से काम होता है या नहीं। एंड फिर कृष्णा के फैमिली मेंबर्स भी मीडिया के सामने बोल पड़े। कृष्णा में हमारे साथ ही था, वो मेरे साथ 15 को भी था, मेरे साथ ही था। हम दोनों ऑफिस से साथ आए हैं, घर पे हमने एक साथ बिताया है। 9 बजे हम घर पे आए हैं, फिर वो वॉशरूम जाकर अपना कपड़े वपड़े मुंह हाथ धोकर वो आया है। फिर 9 बजे से हमारे साथ ही था वो। फिर उसने 9:30 बजे तक कपड़े वपड़े चेंज करके बाथरूम करके 10 बजे तक उसने पूरा खाना वाना खाकर अपना बिस्तर लगा के वो सो गया था 10 बजे तक। और मेरे पापा जी हैं, उस दिन मैच भी था। मेरे पापा 11:30 बजे तक मैच देखते हैं, उन्होंने देखा मैच। और मेरा भाई भी है जो छोटा, वो भी जगा हुआ था 11:30 बजे तक। उन दोनों ने बैठ के मैच देखा, मैं तो सो गई थी। फिर मैं रात को 11 बजे भी उठी थी, ठीक है। मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने पहले खाना नहीं खाया था। मैंने फिर रात को 11 बजे खाना खाया था। फिर उसके बाद मैंने मामा देखा, मामा तो सो रहे थे उस टाइम पे, और फिर हम लोग सो गए थे, मैं सो गई। फिर उसके बाद तो आप कह रहे कि पूरे टाइम जी पूरी रात आपके साथ है। ऐसे वैसे भी एक बात है कि हमारा बस एक ही रूम है, और एक रूम में से ये तो पता नहीं चलेगा कि कोई मतलब बाहर चला जाएगा और 2 घंटे में मतलब वापस भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी रात वो घर पे था और मॉर्निंग में भी हमें पता ही नहीं चला था। इन्हीं सब लूपहोल्स को देखते हुए सितंबर 2009 में ये केस एक नई सीबीआई टीम को सौंप दिया जाता है। ये नई सीबीआई टीम लेड बाय ऑफिसर एजीएल कॉल एकदम अलग व्यू पॉइंट से केस को परस्यू करते हैं, जिससे कि फिर एक बार तलवार स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सीबीआई टीम, आरुषि का रूम उन्हें पूरा ड्रेस्ड अप लगा था, जैसे कि मर्डर के बाद आरुषि की बॉडी को एक बेडशीट से कवर किया गया था। यहाँ तक कि रूम का सामान एकदम ठीक अपनी जगह पर था, जैसे कि रूम में कुछ हुआ ही ना हो। जहाँ कमरे की दीवार पे खून के निशान थे, वही खून उसके टॉयज से और उसके पीछे के पिलो कवर से मिसिंग थे, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी ने मर्डर के बाद ये टॉयज उसके पास रखे थे। इवन दो उसका मोबाइल फोन मिसिंग था, पर उसका कैमरा वहीं पर था जिसके फोटोज डिलीटेड थे। ऑल्सो आरुषि बीइंग ए टीनेजर, वो रात 1 बजे तक सोती नहीं थी और उसका फोन उस रात सिर्फ 9:10 पे ही स्विच ऑफ हो गया था। एंड ऊपर से घर में कोई फोर्स एंट्री भी नहीं थी और उनके वॉचमैन ने भी उस रात किसी को आते जाते हुए नहीं देखा था। एंड मोरओवर, जब तलवार्स को इस खून के बारे में पता चला, तब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस फर्स्ट, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया ताकि क्राइम सीन पूरा टैम्पर हो जाए। इन्हीं सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए सीबीआई टीम तलवार्स के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और हर चीज ढूंढ निकालने की कोशिश करती है तलवार्स के अगेंस्ट। जैसे कि राजेश एक एमेच्योर गोल्फ प्लेयर थे और इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को 2 ऐसी गोल्फ स्टिक्स मिलती है जिसका डायमेंशन एग्जैक्ट मैच करता है विक्टिम्स के हेड इंजरी से। पर उन गोल्फ क्लब्स को जब एग्जामिन किया गया तो उससे भी कुछ मिला नहीं। हाउएवर सीबीआई टीम ट्राइड, पर उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था तलवार्स को कन्विक्ट करने के लिए और ना ही कोई मोटिव। लेकिन उसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि हेमराज मर्डर के कुछ दिन पहले एक सोशल वर्कर से मिला था और हेमराज ने उस लेडी से कहा कि उसकी जान खतरे में है और उसे मदद की जरूरत है। पर वो लेडी थोड़ा बिजी रहने के कारण वो हेमराज से कहती है कि वो अपने मालिक यानी राजेश से मदद मांगे या फिर पुलिस के पास जाए। तो हेमराज कहता है कि वो नहीं कर पाएंगे और ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। और मर्डर के ठीक 1 दिन पहले कृष्णा के फोन से एक कॉल जाता है सीबीआई के ऑफिस में। अब वो कॉल किसने किया था और उस कॉल में क्या बात हुई ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उसकी कोई रिकॉर्डिंग या कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और जो लास्ट होप थी इस केस को सॉल्व करने की, वो भी इसी के साथ खत्म हो गई। इसलिए फिर दिसंबर 2010 में सीबीआई एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है जिसमें वो लिखती है कि ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्क्रीट एविडेंस वो तलवार्स को कन्विक्ट नहीं कर सकते और इस केस को क्लोज कर दिया जाए। एंड उसी टाइम के अराउंड आरुषि का फोन भी रिकवर होता है एक अनजान व्यक्ति के पास, पर उस फोन का सारा डेटा मिट चुका होता है, इसलिए वो फोन किसी काम का नहीं होता। और जो सर्वेंट्स हिरासत में थे उन्हें भी फिर बाद में रिलीज किया जाता है क्योंकि उनके अगेंस्ट भी कोई चार्जेस नहीं थे। लेकिन ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि कोर्ट में चलते ही जाता है। और ऐसे ही 2011 में हियरिंग के दौरान राजेश पे एक आदमी हमला कर देता है। इस केस पर कई सारी हियरिंग्स बैठती है, मगर इस केस की हाइप और इंटरेस्ट इतनी थी कि कोई ना कोई डिसीजन देने का प्रेशर इवन कोर्ट्स पे भी था। एंड इसी वजह से 2013 में गाजियाबाद कोर्ट तलवार्स को मर्डर, कॉन्स्पिरेसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए
दोषी मानकर सजा सुनाती है। बट तलवार्स के साइड के लॉयर्स कंटिन्यू टू फाइट और वो इस हियरिंग को चैलेंज करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और डिसीजन ओवरटर्न करने की मांग करते हैं। फिर कई साल की कोर्ट कचहरी और जेल के बाद फाइनली 2017 में वो ये केस जीत जाते हैं। Morning, Rajesh and Nupur Talwar are to walk out of Ghaziabad's Dasna jail today after last week's judgment of the Allahabad High Court acquitting them of the charge of murdering their daughter Arushi and domestic help Himraj in their Noida flat in 2008. आरुषि तलवार का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की इनकॉम्पिटेंस का, क्योंकि अगर पहले ही दिन यूपी पुलिस क्राइम सीन को सील करके सारे एविडेंसेस अच्छे से कलेक्ट करती तो ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं। भले ही उनके पहुंचने से पहले 15 लोग मौजूद थे, लेकिन टेरेस पे तो कोई नहीं गया था ना, उसे तो वो सील कर सकते थे, मगर उन्होंने वो भी नहीं किया। ऊपर से ये केस सीबीआई के बारे में भी बहुत कुछ बताता है कि कैसे सीबीआई सिर्फ केस सॉल्व करने के लिए किसी को भी फ्रेम कर सकती है, फिर चाहे वो सर्वेंट्स हो या पेरेंट्स। खैर, शायद इसी वजह से ये आरुषि हेमराज मर्डर केस आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो शायद अब कभी सॉल्व ना हो। धन्यवाद।